नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 15 जून के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के समाचार के किन न्यूज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज के समाचार में G7 को लेकर के जो एडिटोरियल आया है और जो न्यूज़ आया है उस पर हम चर्चा करेंगे। नागालैंड में चमगादड़ों के अध्ययन को लेकर के एक न्यूज़ आया है, उसकी चर्चा करेंगे। गलवान के ऊपर जो एडिटोरियल आया है उसकी चर्चा करेंगे। भारत की टीका नीति को लेकर के जो एडिटोरियल आया है उसकी भी चर्चा करेंगे। और भारत का सैन्य इतिहास इसको लेकर के जो एडिटोरियल आया है उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे अंतिम में इन समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये अंक। आज के समाचार पत्र के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है G7 एकोमोडेट्स इंडियन स्टैंड ऑन नीड फॉर इंटरनेट कर्व्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G7 देशों का शिखर सम्मेलन चल रहा है और इन्हीं G7 देशों के द्वारा एक ओपन सोसाइटी नाम से एक अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें G7 देशों के अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज को बुलाया गया, जिसमें भारत भी शामिल है। और जब ये अधिवेशन खत्म हुआ तो एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया G7 और इन गेस्ट कंट्रियों के द्वारा, जिसमें बहुत सारी बातें कही गई दुनिया को लेकर के। यहाँ पर अगर हम इस स्टेटमेंट की बातें करें तो इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें डेमोक्रेसी को लेकर के जो चेंजेस हुए हैं दुनिया में उसका बात किया गया है। इसमें करप्शन का जिक्र किया गया है। चुनाव में जो राजनीतिक दलों के द्वारा इंटरफेयर किया जाता है उसका जिक्र किया गया है। इकोनॉमिक स्लो डाउन, जो दुनिया की आर्थिक स्थिति है उसका जिक्र किया गया है। और यहीं पर साइबर अटैक का भी जिक्र किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी स्टेटमेंट में एक वर्ड यूज किया गया जिसका नाम है पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन। और इसी को लेकर के इस न्यूज़ में जिक्र किया गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस स्टेटमेंट में सिर्फ इंटरनेट शटडाउन का जिक्र किया गया था, लेकिन भारत के दबाव के कारण इसे बदला गया और यहाँ पर इस वर्ड को चेंज करके पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया। और इसी बात को लेकर के यहाँ पर कहा गया है कि G7 कंट्रियों ने भारत के जो रुख है उसको एक तरीके से समर्थन दिया है इंटरनेट को लेकर के, खास करके इंटरनेट शटडाउन को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि इंटरनेट की स्वतंत्रता राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और यहाँ पर जो वर्ड की हम चर्चा कर रहे हैं यानी कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन का उपयोग किया गया, यानी कि राजनीति से प्रेरित इंटरनेट शटडाउन, इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो और अगर सार्वजनिक व्यवस्था का मामला हो तो इंटरनेट की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी कि अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, राष्ट्रीय सार्वजनिक व्यवस्था का है, तो इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। ये इसका स्वतंत्रता का अपवाद है। यहाँ पर इस बात को क्लियर किया गया है कि जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इसी साल मई में जब ब्रिटेन गए थे तो वहाँ उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि कानून और व्यवस्था के कारण अगर सूचना के प्रवाह को विनियमित यानी कि रोकना पड़े तो भारत ऐसा करेगा। सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और यही कहा जा रहा है कि भारत के दबाव के सामने G7 देशों को झुकना पड़ा और उन्होंने जो इंटरनेट शटडाउन वर्ड है उसकी जगह पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन को जोड़ दिया। तो यहाँ पर इन्हीं सभी बातों को मुद्दा बनाया गया है इस न्यूज़ में। और यहाँ पर दुनिया में हो रहे इंटरनेट शटडाउन के जो मामले हैं उसका जिक्र किया गया है, इसमें भारत भी शामिल है। इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए देख लेते हैं दूसरे न्यूज़ को। और आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है गवर्नमेंट रिपोर्ट फ्लैग्स लैप्सेस इन नागालैंड बैट स्टडी। तो आइए देख लेते हैं आखिर ये मामला क्या है। यहाँ पर NCBS यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज एंड TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा नागालैंड में चमगादड़ों के एक फाइलो वायरस अध्ययन किया जा रहा था। यानी कि इन दोनों के द्वारा
नागालैंड के चमगादड़ों को लेकर के एक फाइलो वायरस अध्ययन किया गया, जिसे 2019 में पब्लिश भी किया गया। अगर हम इस अध्ययन की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस अध्ययन में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 2 साइंटिस्ट भी शामिल थे। खास करके जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ उनके जो को ऑथर के रूप में वे 2 साइंटिस्ट हैं जो कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि ये जो रिसर्च है वो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा फंडिंग भी इसको मिली, यानी कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा यहाँ पर इसको फंड भी दिया गया। यहाँ पर आगे चल करके हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक रिपोर्ट आया और कहा गया कि इस स्टडी को करने के लिए इन दोनों के पास यानी कि एनसीबीएस और टीआईएफआर के पास इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कोई भी अप्रूवल नहीं था। यानी कि इस स्टडी को आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का अप्रूवल नहीं मिला था। और इसी के बाद इसकी जांच के लिए एक टीम बनाई गई जिसमें भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रालय शामिल हैं, जिसको इसका जांच का जिम्मा सौंपा गया। और 1 साल होने के बाद इस टीम ने ये निष्कर्ष निकाला है कि इस अध्ययन के आचरण और प्रोटोकॉल में कुछ गलतियां थीं। यानी कि जो एनसीबीएस है यानी कि सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज है और टीआईएफआर यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के पास वो जरूरी बायो सेफ्टी के प्रावधान नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं थे जिसके आधार पर वो इस रिसर्च को कर सकते थे। यानी कि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था और इसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर अंतिम में साफ साफ ये कहा गया है कि नो वुहान लिंक, यानी कि यहाँ पर कुछ गलतियां तो हुई हैं लेकिन इसका संबंध जो है वो कोविड-19 से नहीं है। इस बात को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। आइए अब कुछ एडिटोरियल पर चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द रोड फ्रॉम गलवान अ ईयर लेटर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन के सेना के बीच में संघर्ष हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से 20 सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी और चाइना के 4 सैनिकों के मारे जाने की खबर आई थी। चाइना ने यही क्लेम किया है। तो यहाँ पर इसी घटना के 1 साल हो गए हैं और इस घटना के 1 साल पूरा होने के बाद लेखक के द्वारा इस एडिटोरियल में जो गलवान घाटी है, जो लद्दाख बॉर्डर है, उसके सिचुएशन का जिक्र किया गया है। ये बताने का प्रयास किया गया है कि 1 साल पूरा होने के बाद भी हमने उस घटना से क्या सीखा और वहाँ पर कैसी स्थिति है। यहाँ पर लेखक के द्वारा पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी यानी कि राजनीतिक जवाबदेही की बात कही गई है और कहा गया है कि सरकार के द्वारा पिछले 13 महीने में लद्दाख की स्थिति के बारे में कोई भी आधिकारिक ब्रीफिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। यानी कि एक चुप्पी साध कर रखी गई है सरकार के द्वारा पिछले 13 महीने से। और यहाँ पर यह कहा गया है कि जरूर संसद में मंत्री के द्वारा वक्तव्य दिया गया, लेकिन ये ऐसा वक्तव्य था जिसपे कोई भी प्रतिनिधि इसके ऊपर प्रश्न नहीं पूछ सकता था। यानी कि इसको चर्चा से अलग रखा गया। और इसी बात का यहाँ पर जिक्र करते हुए लेखक के द्वारा कहा गया है कि जो घरेलू राजनीति है दोनों देशों की, चीन की बात करें या फिर भारत की बात करें, तो घरेलू राजनीति के कारण ये दोनों देश इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। किसी के द्वारा भी इस पर खुल करके बातें नहीं की जा रही हैं। यहाँ पर जो मिलिट्री सिचुएशन है उसका भी चर्चा किया गया है। गलवान घाटी और पूरा का पूरा जो एलएसी है उसकी सैनिक स्थिति के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। और यहाँ पर 2 बातें आपको इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखनी है। यहाँ पर कहा गया है कि फरवरी में पैंगोंग झील और कैलाश रेंज में डिसएंगेजमेंट को लेकर के बातचीत हुआ था, जिसके बाद हमने देखा कि दोनों देशों की सेनाएं पैंगोंग झील और कैलाश रेंज से पीछे हटी थी। लेकिन इसके बाद आगे कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई और यहाँ पर गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेमचौक में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कैलाश रेंज में भारत की सेना एक अच्छी स्थिति में थी उसको हमने खो दिया है। और यहाँ पर डिसएंगेजमेंट होने के बाद ये जो क्षेत्र हैं जो कि हमारे लिए सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेमचौक में
अभी भी बात आगे नहीं बढ़ी है और यहाँ पर चीन की उपस्थिति वहां की सेना को कुछ सामरिक लाभ देती है। यानी कि हमने अपने लाभ को खो दिया, लेकिन चीन जो है अपने लाभ को खोने के लिए तैयार नहीं है और वो जो है गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेमचौक में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी मिलिट्री सिचुएशन भी वहां पर ठीक नहीं हुआ है और यही कारण है कि दोनों देश लगभग 50 से 60 हजार सेनाओं को वहां पर अपने अपने इलाके में बनाए हुए हैं। यहां पर एक्सटर्नल रीबैलेंसिंग में यह बताने का प्रयास किया गया है किस तरीके से इस घटना के बाद भारत ने अपने विदेश नीति में चेंजेस किया है, परिवर्तन किया है, खास करके चाइना को लेकर के। और वैसे देश जो चाइना पर दबाव बना सकते हैं उसके साथ हमने अपनी दोस्ती को बढ़ाने का प्रयास किया गया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है यूएसए यानी कि अमेरिका। और यहाँ पर अमेरिका के विदेश मंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने खुलकर के ये स्वीकार किया कि उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा की है। यानी कि अब भारत खुले तौर पर इस बात को मानता भी है कि वो दुनिया के जो बड़े देश हैं, खास करके वैसे देश जो चीन के साथ असहज महसूस करते हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा है, वे उनके साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं और वे भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात भी कहा गया है कि जिस तरीके से ये देखा गया है कि सीमा संकट के बावजूद और चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद चीन ने 2020-21 में अमेरिका को भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में विस्थापित कर दिया है। यानी कि 2020-21 में इतना सब कुछ होने के बाद भी चाइना जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है। तो इस बात को भी यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर क्वाड का भी जिक्र किया गया है, यहाँ पर साउथ चाइना सी का भी जिक्र किया गया और बताया गया किस तरीके से भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अमेरिका के उस प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा जिसमें अमेरिका ने कहा था कि भारत और अमेरिका मिल करके साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो भारत ने अपना जो फोकस है वो पूरी तरीके से लद्दाख में रखा है, जहां पर चीन और भारत के बीच में गतिरोध कायम है। यहां पर इस एडिटोरियल के सबसे अंतिम भाग में सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है। यहां पर कहा गया है कि जिस तरीके से 1988 में राजीव गांधी की चीन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद जो एक तरीके से चीन और भारत के बीच में दोस्ती का नया अध्याय शुरू हुआ था, उसका अब एक नाटकीय खात्मा हो चुका है। वो जुड़ाव अब समाप्त हो चुका है और भारत को मान लेना चाहिए कि लद्दाख को लेकर के चीन के रुख में कभी भी परिवर्तन हुआ ही नहीं था। और नई दिल्ली को ये एक तरीके से सीख मिला है कि अब वह बीजिंग के साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों को एक साथ लेकर के नहीं चल सकता। भारत को ये मानना पड़ेगा कि चीन जो है वो एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, बड़ी सेना है और उससे निपटने के लिए भारत को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो इस एडिटोरियल में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, वहां की स्थिति की चर्चा की गई है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसी को लेकर के एक न्यूज भी आया है जिसका शीर्षक है ए ईयर ऑन अनआंसर्ड क्वेश्चन ऑन गलवान क्लैश। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको अभी भी उत्तर नहीं दिया गया है, भारत के द्वारा भी और चीन के द्वारा भी। यहाँ पर इस बात को बताया गया है कि किस तरीके से जो दो घरेलू राजनीति है दोनों देशों की, उसके कारण जो है ऐसा हुआ है। ना तो चीन ये मानने को तैयार है कि गलवान घाटी में उसके ज़्यादा सैनिक मरे थे, ना ही भारत ये मानने को तैयार है कि चीन के द्वारा जो है भारत की सीमा में कोई जमीन हथियाया गया है। तो यहाँ पर इसी बात का जिक्र हुआ है और कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका उत्तर अभी मिलना बाकी है। और जैसा कि मैंने कहा कि दोनों देशों के द्वारा एक चुप्पी साध ली गई है इस मामले को लेकर के और इन्हीं सही बातों का जिक्र इस न्यूज में किया गया है। आइए अब एक और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पर चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है अ पॉलिसी डिफिकल्ट टू डिफेंड और यहाँ पर बात हो रही है भारत सरकार के वैक्सीन पॉलिसी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने अपनी वैक्सीन नीति को परिवर्तित किया है और यहाँ पर जो सारा का सारा भार राज्य सरकारों को दे दिया गया था वो फिर से केंद्र सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है। यानी कि केंद्र सरकार सारी वैक्सीन खरीदेगी, एक ही दाम पर खरीदेगी और उसे जो है
देश की जनता को लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस बात पर जोर दिया गया है कि जो भारत सरकार की नीति है निजी क्षेत्र को लेकर के, उसमें अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निजी क्षेत्र को पुरानी नीति के तहत 25% टीके खरीदने की अनुमति दी गई थी। इस अनुमति को इस बार भी केंद्र सरकार ने पलटा नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो निजी क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है वो बदला नहीं गया है। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 25% पर बरकरार है, यानी कि कुल टीकों का जो है 25% निजी क्षेत्र को दे दिया गया है। और यहाँ पर लेखक के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर सरकार ने क्या सोच करके ये निजी क्षेत्र को 25% हिस्सेदारी दी है। यहाँ पर कहा गया है कि सरकार का ये मानना है कि जो हमारा मध्यम वर्ग है उसमें 25% लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो आसानी से इन टीकों का जो है दाम दे सकते हैं, उसका भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है लेखक के द्वारा कि सरकार की ये धारणा ही गलत है। उनका ये मानना कि मध्यम वर्ग का 25% ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही संपन्न है, ये गलत है। अगर हम संपन्न लोगों की बात करें आय के आधार पर, तो हमारे आबादी के सबसे ऊपर के 25% मध्यम वर्ग में इनका जो अंश है वो बहुत ही छोटा है। कहने का आशय ये है कि सिर्फ 5% से 10% लोग ऐसे होंगे जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो संपन्न हैं आय के आधार पर। तो सरकार का जो ये मानना है कि 25% लोग ऐसे हैं खास करके मध्य वर्ग में जो आसानी से इस बोझ को उठा सकते हैं, ये गलत है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये गलत इसीलिए भी है क्योंकि जो टीका लेना जो है वो निजी लाभ से ज़्यादा सामाजिक लाभ है। क्योंकि अगर हम कुछ लोगों को टीका नहीं देते हैं तो इससे इस बीमारी को रोकने में सफलता नहीं मिलेगी। तो इन्हीं सही बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और यहाँ पर यह कहा गया है लेखक के द्वारा कि सरकार को यह महसूस करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गरीब और हाशिए के वर्गों का टीकाकरण भले ही निःशुल्क उनको दिया जा रहा है, वो कहीं चुनौतीपूर्ण है आसानी से सुलभ बेहतर वर्गों के टीकाकरण की तुलना में। यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो हाशिए के वर्ग हैं, उनको टीकाकरण देना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है इस देश में, और इस बात को सरकार को समझना होगा। यहाँ पर निजी क्षेत्र के साथ बेहतर जुड़ाव का भी जिक्र किया गया और कहा गया है कि अगर सरकार को इनका फायदा उठाना है तो आप सभी जानते हैं कि जो निजी क्षेत्र है उसके 3 बहुत ही प्रमुख विशेषताएं होते हैं। पहला, अधिक पहुंच, दूसरा इनोवेटिव प्रोसेस, और तीसरा इफिशिएंसी यानी कि दक्षता। इन सभी बातों का सरकार को फायदा उठाना चाहिए, खास करके वैक्सीन को प्रोक्योर करने में, यानी कि वैक्सीन का आयात करने में, उसका निर्माण करने में। यानी कि सरकार अगर निजी क्षेत्र का उपयोग करना ही चाहती है तो उसे जो है टीका लगाने के बजाय वैक्सीन के उत्पादन में और उसके वितरण में इसका उपयोग करना चाहिए। तो वैक्सीन पॉलिसी को लेकर के यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं और खास करके जो निजी क्षेत्र को 25% हिस्सेदारी दी गई है उसका यहाँ पर आलोचना किया गया है और कहा गया है कि अपने पॉकेट से खर्च करना ये कहीं से भी जनता के लिए सही नहीं है, जबकि सरकार टैक्स दिए हुए पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा वैक्सीन के उत्पादन में और उसके खोजबीन में लगा रही है। आइए अब एक और इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 में एक एडिटोरियल आया है G7 को लेकर के, जिसका शीर्षक है एन इलीट क्लब। तो यहाँ पर G7 को एक इलीट क्लब कहा जा रहा है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर G7 को जो भी वो करना चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए उसे अधिक खुला यानी कि ओपन बनाने की जरूरत है और कम विशिष्ट होने की जरूरत है। मतलब कि जो एक तरीके से ये G7 देश हैं जो खुद में बंधे रहते हैं, उन्हें जो है अब इस ग्रुप को खोलना होगा और भी जो विकासशील देश है उनसे इन्हें बातचीत करनी होगी। यहाँ पर अगर हम G7 अधिवेशन की बात करें तो इस G7 अधिवेशन में 2 बहुत ही मजबूत संदेश दिए गए हैं इन देशों के द्वारा। और यहाँ पर जो पहला संदेश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि अमेरिका फिर से वैश्विक चुनौतियों को खत्म करने के लिए जो नेतृत्व था उसको फिर से पाने के लिए तैयार है। यानी कि अमेरिका नेतृत्व करने के लिए तैयार है और यहाँ पर जो कुछ
फैसले लिए गए हैं G7 के द्वारा, वो कहा जा रहा है कि यूएस की इसी प्रतिबद्धता को बताता है। यहाँ पर जिस तरीके से गरीब देशों को 1 अरब कोरोना वायरस टीके दान करने, 12 ट्रिलियन का निवेश करने की प्रतिबद्धता G7 के द्वारा दी गई है, वो कहीं ना कहीं यूएस पर डिपेंड करता है किस तरीके से अमेरिका इसे पूरा करता है। यहाँ पर ओपन सोसाइटी के नाम से जो अधिवेशन बुलाया गया, वो भी एक तरीके से अमेरिका का ये जो प्रयास किया जा रहा है कि वो फिर से एक तरीके से विश्व गुरु, यानी कि जो विश्व की चुनौतियां हैं उसको खत्म करने का नेतृत्व करे, उसको लेकर के कही गई है। यहाँ पर जो दूसरा संदेश है वो दिया गया है चीन को लेकर के, और यहाँ पर कहा गया है कि सातों के 7 सदस्य के बीच में चीन को मुकाबला करने पर आम सहमति बनी है। यानी कि ये सातों देश ये मानते हैं कि चीन उनका प्रतिद्वंदी है, खास करके आर्थिक मोर्चे पर। और यहाँ पर इसका एविडेंस इससे मिलता है कि जो अंतिम प्रेस रिलीज किया गया G7 देशों के द्वारा, उसमें कम से कम 4 बार चीन का जिक्र किया गया है। यहाँ पर चीन के द्वारा हांगकांग में जो काम किया जा रहा है, जो वहाँ के लोगों का लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, उसको लेकर के उसकी आलोचना की गई। झिंजियांग प्रांत में जो वहाँ पर फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया गया है, उसको लेकर के उसकी चर्चा की गई, उसकी आलोचना की गई। उसकी जो बाजार की नीतियाँ हैं उसको लेकर के उसकी आलोचना की गई। चीन सागर में जो उसकी कार्रवाई है उसको लेकर के भी इस निंदा की गई। और कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति की पारदर्शिता जांच की मांग में भी चीन का यहाँ पर आलोचना किया गया है। तो यहाँ पर इन 4 बातों से साफ हो जाता है कि जो G7 के देश हैं वो पूरी तरीके से अब इस बात को मान चुके हैं कि चीन उनका प्रतिद्वंदी है, और उसे काउंटर करने के लिए, उसे दबाने के लिए जो है इन लोगों को साथ में आकर काम करना होगा। लेकिन इस एडिटोरियल में एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा गया है। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने कहा कि G7 को अधिक खुला और कम विशिष्ट होने की आवश्यकता है, इसमें यह कहा गया है लेखक के द्वारा कि G7 अगर इन सभी बातों को पूरा करना चाहता है तो उसे दुनिया के कुछ विकासशील देशों का समर्थन भी चाहिए होगा, जैसे भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, दक्षिण कोरिया। ये ऐसे देश हैं जो G7 की मदद कर सकते हैं। यानी कि G7 को जो है अब इन विकासशील देशों से ज़्यादा संबंध बनाने होंगे, उनके साथ लगातार बातचीत करना होगा, ताकि जो G7 है वो आज की दुनिया में रेलिवेंट बना रहे। आइए अब एक और इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। और आज के न्यूज़पेपर के पेज नंबर 6 में एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है अनलॉकिंग वॉर हिस्ट्रीज विथ अ पर्पस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा युद्ध के इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण, संकलन पर शनिवार को घोषणा की गई। और ये कहा जा रहा है कि ये जो घोषणा की गई है वो बहुत ही लंबे समय से एक मांग पर की गई है। ये जो मांग हो रही थी कि भारत के आज़ादी के बाद जो युद्ध लड़े गए उसके इतिहास को, उसके अवर्गीकरण को, उसके संकलन को करने की जरूरत है, उस लंबे समय से मांग को यहाँ पर मान लिया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने आखिरकार लंबे समय से चली आ रही घटनाओं पर जो गोपनीयता बना करके वो रखता था उसे छोड़ने को तैयार हो गया है। इस नीति में कई पहल को शुरू करने की क्षमता है जो शोधकर्ताओं, विश्लेषकों और इतिहासकारों को स्वतंत्रता के बाद के अवधि में सैन्य अभियानों का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करेगी। तो यहाँ पर बात हो रही है स्वतंत्रता के बाद खास करके जो लड़े गए युद्ध हैं उनका जो इतिहास है उसको संग्रह करने के ऊपर, उनका अवर्गीकरण करने के ऊपर, उनका संकलन करने के ऊपर, जिससे शोधकर्ताओं को, विश्लेषकों को, इतिहासकारों को इन सभी डॉक्यूमेंट का अध्ययन करने में सहायता मिलेगा। और यहाँ पर जो है लेखक के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये जो काम किया जा रहा है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, इसकी जो है 4 बड़ी चुनौतियां होंगी। और पहला चुनौती है राजनीतिक निर्देशों और राजनीतिक निर्णयों का संकलन करना। आप सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जो भी सैन्य कार्रवाई की जाती है उसमें राजनीतिक निर्देश होते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भले ही रक्षा मंत्रालय के
जो पेपर्स हैं उसका तो जांच हो जाएगा शोधकर्ताओं के, इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन जो इन घटनाओं में राजनीतिक निर्देश दिए गए हैं, जो रणनीतिक निर्णय लिए गए हैं, उसका भी अध्ययन करने का मौका मिलना चाहिए शोधकर्ताओं को, उन तक भी पहुंच बनाना चाहिए, ताकि जो गलतियां हुई हैं राजनीति के स्तर पर उसे भी सामने लाया जा सके। यहां पर जो दूसरी चुनौती है वो है कई स्तरों पर, यानी कि मुख्यालय, कमांड और फील्ड फॉर्मेशन पर घटनाओं का संकलन और मिलान और विश्लेषण करना। आप सभी जानते हैं कि कई स्तरों पर युद्ध में चर्चाएं होती हैं, मुख्यालय के स्तर पर, कमांड के स्तर पर, फील्ड फॉर्मेशन कैसा होगा, इन सभी घटनाओं का संकलन करना, उसको मिलाना, उनका विश्लेषण करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि रिकॉर्ड और फाइलों तक पहुंच के साथ शिक्षाविदों, समर्पित शोधकर्ताओं और इतिहासकारों की एक टीम को एक साथ रखना यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यहाँ पर जो चौथी सबसे बड़ी चुनौती है वो है इसका डिजिटलीकरण। तो यहाँ पर जो भी शोध किया जाएगा, जो भी इतिहास सामने आएगा, उसको बचा करके रखने के लिए उसका डिजिटलीकरण करना भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। तो यहाँ पर इसी बात को लेकर के चर्चा किया गया है और खास करके ये कहा गया है इस एडिटोरियल में लेखक के द्वारा कि लोकतांत्रिक देशों में जो सैनिक कार्रवाइयाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा होता है, और यहाँ पर जो सरकारों के द्वारा बात कही गई थी इन युद्धों के दौरान, उस बात को भी सामने रखने की आवश्यकता है, ताकि जो गलतियां उस समय हुई उससे हम सीख सकें और आगे की रणनीति बना सकें। यहाँ पर 1962 के वार का जिक्र किया गया है और कहा गया कि जिस तरीके से उसके रिपोर्ट को अभी तक सरकार ने सामने नहीं लाया है वो सही बात नहीं है। अगर हम ये जान लें कि 1962 में क्या गलतियां हुई थीं तो देश को इससे सीखने को मिलेगा। यहाँ पर वियतनाम का जिक्र किया गया है और कहा गया है किस तरीके से वियतनाम वार से जुड़े हुए जो भी दस्तावेज थे उसका सही तरीके से अध्ययन किया गया, रिसर्च किया गया उस पर, और उस रिसर्च में उस समय के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे और उनके रक्षा मंत्री और विशेषज्ञों के बीच में जो बातचीत हुई थी उसे भी सामने ला करके रखा गया, ताकि ये जाना जा सके कि किस तरीके से सरकार के स्तर पर इस युद्ध की योजना बनाई गई थी, क्या गलतियां हुई थी। तो इन सभी का बात यहाँ पर किया गया है और इस पर जोर डाला गया है लेखक के द्वारा कि सेना के डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो सरकारों के निर्णय थे वो भी सार्वजनिक होने चाहिए। आइए अब आज के समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आपस में जुड़ी हुई दुनिया में G7 को अधिक खुला और कम विशिष्ट होने की आवश्यकता है, इस कथन का विश्लेषण करें। तो इसके ऊपर हमने एक एडिटोरियल पर चर्चा किया था। यहाँ पर आपको समझाना है कि किस तरीके से G7 की जो मीटिंग हुई है हालिया, उसमें उसके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उसको पूरा करने के लिए G7 को एक खुली मानसिकता के साथ दुनिया के जो दूसरे देश हैं, खास करके जो विकासशील देश हैं, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन देशों के साथ अपने रिश्तों को सुधारना होगा। आप भूमिका में G7 के हाल की मीटिंग का जिक्र कर सकते हैं, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का जिक्र कर सकते हैं और मुख्य भाग में आप ये समझा सकते हैं कि जो भी निर्णय लिए गए हैं इन G7 देशों के द्वारा वह तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील जैसे देश G7 देशों का साथ ना दें। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत के सैन्य इतिहास के अवर्गीकरण से सफलताओं पर निर्माण और पिछली गलतियों से कुछ सीखने में मदद मिलेगी, इस पर अपने विचार रखें। तो जैसा कि मैंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह कहा गया है कि आज़ादी के बाद जो भी युद्ध हुए हैं उसके इतिहास को लेकर के अब विशेषज्ञ और इतिहासकार उन फाइलों को देख सकते हैं, उसका अवर्गीकरण किया जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर की संरचना में सबसे पहले आपको भूमिका में रक्षा मंत्रालय के द्वारा लिए गए निर्णय पर चर्चा करना है और यहाँ पर मुख्य भाग में आपको बताना है कि कैसे अगर इन बातों तक इतिहासकारों की पहुंच बन जाए तो भारत अपनी गलतियों से सीख सकता है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करेंगे,
शेयर करेंगे और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।